नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राज्य की स्टडी पर। आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम कला संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आगे बढ़ते हुए सीरीज नंबर 5 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो टाइम वेस्ट नहीं करते और चलते अपने वीडियो पर। तो पिछली सीरीज में हमने 100 प्रश्नों तक का मैटर कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम 101 से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा इस सीरीज का पहला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर बसा हुआ है? तो कौन से पठार पर बसा हुआ है? भोराट पठार, मैसा पठार, उड़िया का पठार या लसाड़िया का पठार? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग मैसा के पठार पर बसा हुआ है। अगर प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन सी नदियों के संगम पर बना हुआ है, तो उसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गंभीरी और बेड़च। गंभीरी और बेड़च के संगम पर बना हुआ है चित्तौड़गढ़ दुर्ग और मैसा के पठार पर बसा हुआ है। अगर ये पूछ लिया जाए कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। और चित्रांगद मौर्य ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। ये कहां पर मिलता है लिखा हुआ? तो ये मिलता है वीर विनोद में। वीर विनोद ग्रंथ में मिलता है। और इस ग्रंथ की जो रचना की थी वो की थी कवि श्यामल दास ने। श्यामल दास किसके दरबारी कवि थे? तो आपको पता ही होगा, महाराणा सज्जन सिंह जी के दरबारी कवि थे कवि श्यामल दास। और इन्होंने जो रचना की थी वो की थी वीर विनोद की। और उसमें लिखा हुआ है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। और चित्रांगद मौर्य के जो अंतिम शासक थे वो थे मान मौर्य। कौन थे? मान मौर्य से छीना था किसने? बप्पा रावल ने। किसने छीना था? बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को छीना था और वहां पर गुहिल वंश की स्थापना की थी। किसने की थी? बप्पा रावल ने। और ये कब छीना था? तो 7वीं शताब्दी में। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन से पठार पर बसा हुआ? तो मैसा के पठार पर। और ये पूछ लिया जाए कि कौन सी नदियों के संगम पर है, तो ये है गंभीरी और बेड़स नदियों के संगम पर बसा हुआ है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिल्ली की कुतुब मीनार भले ही ऊंची हो लेकिन विजय स्तंभ की कारीगरी सबसे बढ़कर है। विजय स्तंभ के लिए यह कथन किसका है? तो किसका है? मुर्नोत नैन्सी, अलाउद्दीन खिलजी, जेम्स टोड या डॉक्टर ओझा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कर्नल जेम्स टोड, जिनको राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। इन्होंने ही कहा था कि दिल्ली की कुतुब मीनार भले ही ऊंची हो लेकिन विजय स्तंभ की कारीगरी सबसे बढ़कर है। अगर ये पूछ लिया जाए कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया, तो विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। और ये कहां पर स्थित है? तो विजय स्तंभ स्थित है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। और किसके उपलक्ष्य में करवाया था? तो एक युद्ध हुआ था 1437 में। एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था सारंगपुर का युद्ध। जो किस किस के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी, मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी और राणा कुंभा के बीच में होता। 1437 में ये युद्ध हुआ था और इसमें जीत हुई थी राणा कुंभा की। और इसी के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। और इसका निर्माण कब से कब तक चला था? तो 1440 में इसका निर्माण शुरू किया गया और 1448 में विजय स्तंभ पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया। अगर विजय स्तंभ की संरचना की बात करें तो विजय स्तंभ है 9 मंजिला और इसमें असंख्य मूर्तियां लगी हुई हैं। असंख्य मूर्तियां लगी हुई है, इसलिए विजय स्तंभ को क्या कहा जाता है? मूर्तियों का अजैबघर कहा जाता है। इसी के साथ ही जो विजय स्तंभ है वो किसको समर्पित है? तो भगवान विष्णु को। किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। 9 मंजिला है, 157 इसमें सीढ़ियां हैं और असंख्य मूर्तियां होने के कारण इसको मूर्तियों का अजैबघर कहा जाता है। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लघु दुर्ग कटारगढ़ किस दुर्ग का भाग है? तो कौन से दुर्ग का भाग है? रणथंभौर, जयगढ़, जालोर या कुंभलगढ़? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कुंभलगढ़ दुर्ग में एक लघु दुर्ग बना हुआ है जिसका नाम है कटारगढ़। कटारगढ़ दुर्ग इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि ये आकृति में कटार के समान दिखाई देता है। और इसी दुर्ग को क्या कहा जाता है? मेवाड़ की आंख। मेवाड़ की आंख इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहीं से महाराणा कुंभा शासन की देखरेख करते थे। क्या करते थे? शासन की देखरेख करते थे। इस कारण इसको मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। अगर ये पूछ लिया जाए कि ये दुर्ग महाराणा प्रताप से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर कटारगढ़ जो दुर्ग है, कुंभलगढ़ में स्थित कटारगढ़ दुर्ग में ही महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप का 1540 में उनका जन्म हुआ था। और कहां पर हुआ था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित कटारगढ़ दुर्ग में स्थित महल, जिसका क्या नाम था? बादल महल। बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 1540 में।
तो इस संबंध में ये दुर्ग महाराणा प्रताप से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो लघु दुर्ग कटारगढ़ कहाँ पर स्थित है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिटी पैलेस जयपुर जो पहले क्या था? चंद्र महल, की सबसे निचली मंजिल का नाम है, क्या नाम है? रत्न मंदिर, चंद्र महल, सुख निवास या मुकुट निवास? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, चंद्र महल सिटी पैलेस जयपुर की सबसे निचली मंजिल का नाम है। अगर हम बात करें रत्न मंदिर की, तो रत्न मंदिर किसका भाग है? तो ये भाग है हवा महल। हवा महल की एक मंजिल का नाम है रत्न मंदिर। चंद्र महल सिटी पैलेस की सबसे निचली मंजिल का नाम हो गया। उसके बाद हम बात करें मुकुट निवास, तो ये है सिटी पैलेस की 7वीं मंजिल। पिछले एग्जामों में हवा महल की मंजिलों में से पूछा गया प्रश्न है, तो इस बार क्या पता सिटी पैलेस की मंजिलें हैं उनमें से प्रश्न पूछ लिया जाए। तो आपको हवा महल की जितनी भी मंजिलें हैं उसके साथ ही सिटी पैलेस की जितनी भी मंजिलें उनको याद करके जाना है। एग्जाम में इनमें से प्रश्न फंस सकता है। ठीक है, अगर प्रश्न ऐसा पूछ लिया जाए कि जो सिटी पैलेस है जयपुर का चंद्र महल, इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया था जय सिंह द्वितीय ने। जय सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था। और कब करवाया था? तो 1729 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ और 1732 में ये पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया। अगर ये पूछ लिया जाए कि जो सिटी पैलेस है जयपुर का, उसकी सजावट का कार्य किसने करवाया? तो इसकी सजावट का जो कार्य करवाया था वो करवाया था मान सिंह जी द्वितीय ने। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से मुकुंदरा की पहाड़ियों में स्थित महल है, कौन सा महल है? जगनिवास महल, मुबारक महल, अबलीमिणी महल या केसर विलास महल? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। जो अबलीमिणी महल स्थित है वो है मुकुंदरा की पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो महाराव मुकुंद सिंह जी ने अबलीमिणी महल का निर्माण करवाया था। और अबलीमिणी कौन थी? तो अबलीमिणी थी महाराव मुकुंद सिंह जी की एक पासवान, जिनके लिए मुकुंद सिंह जी ने महल का निर्माण करवाया था और उसको वर्तमान में जाना जाता है अबलीमिणी के महल के नाम से। अगर हम बात करें जगनिवास महल, जगनिवास महल कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है उदयपुर में। उदयपुर में पिछोला झील के किनारे स्थित है जगनिवास महल। अगर हम बात करें मुबारक महल, तो राजस्थान में 2 मुबारक महल है। पहला तो है हमारे टोंक में और दूसरा है जयपुर में। टोंक में जो स्थित है मुबारक महल, इसको सुनहरी कोठी के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर ऊंट की कुर्बानी दी जाती है। ठीक है, और एक है जो जयपुर में स्थित है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें केसर विलास महल। जो केसर विलास महल है वो स्थित है सिरोही में। कहाँ पर स्थित है? सिरोही में। तो जगनिवास महल उदयपुर में, मुबारक महल हो गया टोंक और जयपुर में, अबलीमिणी महल हो गया मुकुंदरा की पहाड़ियों में, और केसर विलास महल हो गया सिरोही में। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से पिरामिड की आकृति वाला महल है, तो कौन सा महल है? फतेह प्रकाश महल, अल्बर्ट हॉल, बादल महल या रैन बसेरा महल? इसका आंसर हो जाएगा बी, अल्बर्ट हॉल। कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है जयपुर में। और जयपुर में भी कहाँ पर स्थित है? तो राम निवास बाग के बाहर स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था सवाई राम सिंह जी ने। सवाई राम सिंह जी द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। और इसका जो शिलान्यास है वो प्रिंस अल्बर्ट के हाथों करवाया गया। इनके हाथों इस महल का उद्घाटन करवाया गया। और कब करवाया गया? तो 1876 में करवाया गया। प्रिंस अल्बर्ट के हाथों करवाया गया। और प्रिंस अल्बर्ट कौन थे? तो ये वेल्स के राजकुमार थे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद हम बात करें फतेह प्रकाश महल की, तो फतेह प्रकाश महल कहाँ पर स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। अल्बर्ट हॉल जयपुर में, राम निवास बाग के बाहर। उसके बाद बात करें बादल महल, तो एक बादल महल तो अपने हैं जैसलमेर में, दूसरा बादल महल है डूंगरपुर में, और तीसरा है कुंभलगढ़ दुर्ग में। उसके बाद हम बात करें रैन बसेरा, तो रैन बसेरा जो महल है वो स्थित है झालावाड़ में। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान में सवाई भोज महाराज का मंदिर स्थित है, कहाँ पर स्थित है? अजमेर, ब्यावर, शाहपुरा या भीलवाड़ा? इसका आंसर हो जाएगा डी, सवाई भोज महाराज का मंदिर है भीलवाड़ा, जो कहाँ पर स्थित है? आसिंद। आसिंद वर्तमान में भीलवाड़ा में ही स्थित है। अगर देखा जाए तो भीलवाड़ा जो जिला है वो पहले अजमेर संभाग में आता था और वर्तमान में किस संभाग में आता है? तो उदयपुर संभाग में ले लिया गया इसको। इसके बाद हम बात करें ब्यावर, तो ब्यावर को किन किन जिलों को तोड़कर बनाया गया? तो सबसे पहला जिला है हमारा अजमेर, दूसरा जिला है भीलवाड़ा और तीसरा जिला है पाली। अजमेर, भीलवाड़ा और पाली 3 जिलों को तोड़कर बनाया गया ब्यावर जिला, जो नवनिर्मित जिला है। उसके बाद हम बात करें शाहपुरा, तो शाहपुरा को किससे अलग कर बनाया गया? भीलवाड़ा से।
ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, भीलवाड़ा वर्तमान में किस संभाग में आता है? तो भीलवाड़ा आता है उदयपुर संभाग में, ठीक है। और सवाई भोज महाराज का मंदिर भीलवाड़ा के कई टुकड़े किए गए, उसके बाद भी आसिंद है वो भीलवाड़ा में स्थित है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो सवाई भोज महाराज का मंदिर स्थित है भीलवाड़ा में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कनफटा साधु का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो कहां पर स्थित है? नागौर, अलवर, खेरथल, तिजारा या बांसवाड़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कनफटे साधु का मंदिर बांसवाड़ा में है। इसके अलावा बांसवाड़ा में अन्य कई मंदिर हैं, जिसमें हम बात करें छीछ ब्रह्मा जी का मंदिर। वैसे देखा जाए तो जो मेन ब्रह्मा जी का मंदिर है वो पुष्कर में स्थित है। उसके अलावा आसोत्रा बालोत्रा में भी स्थित है। और तीसरा मंदिर छीछ ब्रह्मा जी का मंदिर है जो बांसवाड़ा में स्थित है। उसके बाद हम बात करें त्रिपुरा सुंदरी मंदिर जो बांसवाड़ा के तलवाड़ा में स्थित है। उसके बाद हम बात करें नीलकंठ महादेव का मंदिर, ठीक है। उसके बाद अर्थुणा के जो मंदिर हैं वहाँ पर मंडलेश्वर शिवालय, वो भी कहाँ पर स्थित है? तो बांसवाड़ा में स्थित है। अर्थुणा परमार राजाओं की पुरानी राजधानी है, ठीक है। ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मेयो कॉलेज की स्थापना कब की गई? 1875, 1870, 1865 या 1890? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1875 में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी। लेकिन ये प्रश्न आ जाए कि मेयो कॉलेज की स्थापना हुई उससे पहले इसका जो प्रस्ताव रखा गया था वो कब रखा गया था? तो मेयो कॉलेज के लिए जो प्रस्ताव रखा गया था वो रखा था 1870 में। 1870 में रखा था। और किसने रखा था? तो लॉर्ड मेयो ने 1870 में मेयो कॉलेज की स्थापना के लिए प्रस्ताव रखा और 1875 में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई। इसी कारण लॉर्ड मेयो के प्रस्ताव रखने के कारण इस कॉलेज का नाम रखा गया मेयो कॉलेज। मेयो कॉलेज की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य था जो शासक थे और उनके जो सामंत थे उनके पुत्र व पुत्रियों को शिक्षा देना, ठीक है। और जो मेयो कॉलेज है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो है अजमेर में। अजमेर में 1870 में जो प्रस्ताव लाया गया था लॉर्ड मेयो के द्वारा, उनका जो प्रस्ताव पारित करने के बाद 1875 में अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई। इसमें शासक और उनके जो सामंत थे उनके पुत्र व पुत्रियों को शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अग्नि नृत्य का उद्गम किस जिले से है? अलवर, जैसलमेर, बाड़मेर या बीकानेर? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बीकानेर से अग्नि नृत्य का उद्गम है। और बीकानेर के भी किस जगह से? तो बीकानेर के कतरियासर, बीकानेर के कतरियासर से। और कतरियासर में क्या है? तो कतरियासर में है जसनाथी संप्रदाय की प्रमुख पीठ। कहाँ पर है? बीकानेर के कतरियासर में। और यहीं से अग्नि नृत्य का उद्गम हुआ था। और ये जो अग्नि नृत्य है वो कब किया जाता है? तो ये किया जाता है चैत्र और फाल्गुन माह में। कब किया जाता है? चैत्र व फाल्गुन माह में बीकानेर के कतरियासर में जसनाथी संप्रदाय के सिद्धों द्वारा या लोगों द्वारा जो भभकते हुए अंगारों पर नृत्य किया जाता है उसको कहा जाता है अग्नि नृत्य। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भवाई नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ढूंढाड़, मेवाड़, मारवाड़ या हड़ौती? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भवाई नृत्य मेवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है। और नृत्य के साथ ये नाटक भी है, नाटक प्लस नृत्य दोनों का यह सम्मिलित रूप है। लेकिन अगर हम बात करें तो ये गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य और नाटक है जो खास कर मेवाड़ में किया जाता है। और मेवाड़ में मुख्य रूप से उदयपुर में किया जाता है। उसके साथ ही उदयपुर संभाग के जितने भी जिले आते हैं, डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, इसमें ये किए जाते हैं। और ये जो भवाई नृत्य नाटक है वो व्यावसायिक स्तर पर किया जाता है, व्यावसायिक रूप से किया जाता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से एक जातीय लोक नृत्य नहीं है। तो कौन सा नहीं है? नेजा नृत्य, गवरी नृत्य, बिछवा नृत्य या तेरहताली नृत्य? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तेरहताली जो नृत्य है वो राजस्थान का व्यावसायिक नृत्य है। कौन सा नृत्य है? व्यावसायिक नृत्य। अगर हम बात करें नेजा की, गवरी की और बिछवा की, तो ये नृत्य है वो है जातीय लोक नृत्य। जिसमें हम बात करें जो नेजा नृत्य है वो भील जनजाति का प्रमुख नृत्य है, ठीक है, जिसको स्त्री व पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। नेजा नृत्य भील समुदाय का या भील जनजाति का प्रमुख नृत्य है जिसको स्त्री और पुरुषों द्वारा किया जाता है। उसके बाद हम बात करें गवरी नृत्य, ये भी भील जनजाति का प्रमुख नृत्य है जिसको राई नृत्य के नाम से जाना जाता है, जो भगवान शिव और पार्वती का स्वरूप है, ठीक है, जिसको लोग शिव और पार्वती का स्वरूप मानते हैं। वो कौन सा नृत्य है? वो है गवरी नृत्य, ठीक है। अगर हम बात करें बिछवा नृत्य, तो बिछवा जो नृत्य है वो सहरिया जनजाति कहाँ पर निवास करती है? तो ये निवास करती है बारां में। कहाँ पर निवास करती है? राजस्थान के
बारा में निवास करती है। जो बिछवा नृत्य है वो सहरिया जनजाति का प्रमुख नृत्य है, ठीक है। और अगर हम बात करें तेरह ताली, तो ये व्यवसायिक नृत्य है जो किनके द्वारा किया जाता है, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा। रामदेव जी का जो मेला लगता है, कब लगता है, ये लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन। जब रामदेव जी का मेला लगता है, कहाँ पर लगता है, तो रूणेचा में लगता है। और उसी दिन तेरह ताली नृत्य किया जाता है। कौन सी औरतों द्वारा, तो कामड़ जाति के औरतों द्वारा, ठीक है। तो ये व्यावसायिक तौर पर किया जाने वाला नृत्य है, वो है तेरह ताली नृत्य। और दूसरे नेजा, गवरी और बिछवा नृत्य है, वो है जनजातीय नृत्य, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से गुर्जर जाति का नृत्य है, कौन सा नृत्य है, चरी, मछली, लांगुरिया या शंकरिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। जो चरी नृत्य है वो गुर्जर जाति का प्रमुख नृत्य है। इसको सिर पर मटकियां रखकर किया जाता है। कैसे किया जाता है, सिर पर मटकियां रखकर किया जाता है। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये है किशनगढ़ का, किशनगढ़, अजमेर। अगर हम बात करें मछली नृत्य, तो मछली जो नृत्य है वो बिणजारा जनजाति का प्रमुख नृत्य है। इस नृत्य को नृत्य के साथ ही नाटक के रूप में किया जाता है। कौन सा नृत्य, मछली नृत्य। अगर हम बात करें लांगुरिया नृत्य, तो लांगुरिया नृत्य मीणा जनजाति का प्रमुख नृत्य है। मीणा जनजाति के लोग कहाँ पर करते हैं, तो केला देवी के मेले में। और केला देवी का मेला कहाँ पर लगता है, तो करौली में। केला देवी करौली का जब मेला लगता है उसमें लांगुरिया नृत्य किया जाता है। और किन लोगों द्वारा किया जाता है, तो मीणा जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है। लांगुर का मतलब होता है बंदर। यहाँ पर अंजनी माता का स्वरूप है। कौन सा, केला देवी को अंजनी माता का स्वरूप माना जाता है, मतलब हनुमान जी की माता का स्वरूप माना जाता है। इसी कारण इस मेले में लांगुरिया लोक नृत्य किया जाता है। जो हमारा चौथा नृत्य है वो है शंकरिया नृत्य। और जो शंकरिया नृत्य है वो कौन सी जनजाति का प्रमुख नृत्य है, तो कालबेलिया। कालबेलिया जो जनजाति है उनका प्रमुख नृत्य है। कालबेलिया जनजाति के प्रमुख नृत्य शंकरिया है। उसके बाद इंडोली, शक, बागड़िया सर, पणिहारी और शंकरिया। इंडोली, शक, बागड़िया सर, पणिहारी और शंकरिया किस जनजाति के नृत्य है, तो ये है कालबेलिया जनजाति के नृत्य, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आधे कटे नारियल की कटोरी के खोल पर बकरे का चमड़ा चढ़ाकर बनाया गया वाद्य यंत्र है, तो कौन सा वाद्य यंत्र है, सुरिंदा, रावण हत्ता, सारंगी या इकतारा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। जो रावण हत्ता है इसको आधे कटे हुए नारियल के खोल से बनाया जाता है। उसमें क्या किया जाता है, ये जो नारियल का खोल है उसमें बांस की लकड़ी लगाई जाती है। नारियल का खोल हो गया, बांस की लकड़ी होगी, इसके ऊपर ये जो लकड़ी के गट्टे लगाए जाते हैं और उसके ऊपर तार लगाए जाते हैं। और जो नारियल का खोल होता है उसके ऊपर बकरे का चमड़ा चढ़ाया जाता है, ठीक है। और जो ये तार होते हैं वो कितने होते हैं, ये होते हैं 9 तार होते हैं। तार घोड़े की पूंछ के भी हो सकते हैं, उसके अलावा तांबे के और लोहे के तार होते हैं। और इससे बनाया जाता है कौन सा, रावण हत्ता वाद्य यंत्र। और ये कौन से श्रेणी का वाद्य यंत्र है, तो ये है तत् श्रेणी का वाद्य यंत्र। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सुरिंदा, सारंगी, इकतारा और रावण हत्ता ये सभी तत् वाद्य यंत्र है, ठीक है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से एक गण वाद्य यंत्र है, तो कौन सा है, रावण हत्ता, दुकाका, खंजरी या झांझ। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। जो झांझ है वो गण वाद्य यंत्र है। अगर हम बात करें रावण हत्ता, तो रावण हत्ता है तत्वाद्य यंत्र, ठीक है। दुकाका है वो है तत्वाद्य यंत्र। उसके बाद हम बात करें खंजरी, तो ये है अवनद वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र है, अवनद वाद्य यंत्र। अगर हम बात करें झांझ, तो झांझ है वो करताल का ही स्वरूप है जिसको आपस में टकरा कर बजाया जाता है, लेकिन ये करताल से थोड़े बड़े आकृति में होता है। तो जो घन वाद्य यंत्र है वो है झांझ, दुकाका और रावण हत्ता है वो है तत्वाद्य यंत्र और खंजरी है वो अवनद वाद्य यंत्र है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिंगलाज माता की साल किस जिले में स्थित है, तो कहां पर स्थित है, चूरू, जैसलमेर, बीकानेर या बाड़मेर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। जो हिंगलाज माता की साल है वो जैसलमेर के गढ़सीसर झील, गढ़सीसर झील या तालाब के बीच में एक टापू है, वहीं पर स्थित है हिंगलाज माता की साल। अगर हम बात करें जो हिंगलाज माता का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो है सिवाना, सिवाना बाड़मेर में। बाड़मेर के सिवाना की एक गुफा है, वहाँ पर स्थित है हिंगलाज माता का मंदिर। और जो हिंगलाज माता की जो साल है वो स्थित है जैसलमेर के गढ़सीसर झील के एक टापू पर। यह चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कच्छवाड़ राजवंश की कुल देवी है, तो कौन सी देवी है, जीण माता, आई माता, जमवाय माता या शीतला माता। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। जमवाय माता कच्छवाड़ राजवंश की कुल देवी है। और जमवाय माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो जमवाय माता का मंदिर स्थित है जयपुर से 33 किलोमीटर की दूरी पर। क्या आता है,
जमवा रामगढ़। जमवा रामगढ़ में जमवाई माता का मंदिर स्थित है। अगर हम बात करें जमवा रामगढ़, तो जमवा रामगढ़ अभ्यारण्य भी है, जो किस लिए फेमस है, जो है लाल मुंह वाले बंदरों के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ ही कछवा राजवंश है, वो जमवाई माता को अन्नपूर्णा माता का रूप मानता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजेश्वरी माता का मंदिर किस जिले में स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, अलवर, भरतपुर, जोधपुर या सीकर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। जो राजेश्वरी माता का मंदिर है वो स्थित है भरतपुर में। अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि परमेश्वरी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है, परमेश्वरी माता का मंदिर स्थित है बीकानेर में। बीकानेर के कोलायत में परमेश्वरी माता का मंदिर स्थित है, तो राजेश्वरी माता का मंदिर स्थित है भरतपुर में। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 24 बाणियां नामक पुस्तक के रचयिता हैं कौन है, पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी या देवनारायण जी। तो आपको पता ही है कि एक ही लोक देवता हैं। कौन से लोक देवता, जो कवि हैं, कौन से लोक देवता हैं, तो ये हैं रामदेव जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रामदेव जी। 24 बाणियां नामक पुस्तक के रचयिता है रामदेव जी, जो एक कवि भी थे और लोक देवता भी हैं। आपको पता ही होगा कि राजस्थान में पंच पीर हैं, उन्हीं पंच पीरों में से एक पीर हैं रामदेव जी, और इनको पीरों के पीर नाम से जाना जाता है। थोड़ा रामदेव जी के बारे में जान लेते हैं। रामदेव जी का जन्म हुआ था बाड़मेर की शिव तहसील के उड़ू काश्मीर, बाड़मेर की शिव तहसील के उड़ू काश्मीर नामक गांव में रामदेव जी का जन्म हुआ था। लेकिन जो इनकी कर्मस्थली है वो कहाँ पर है, तो इनकी कर्मस्थली है वो है रूणीचा। रूणीचा में इनकी कर्मस्थली है और यहीं पर रामदेव जी ने समाधि ली और यहीं पर बाबारी दूज कब आती है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन बाबारी दूज आती है और इसी दिन रामदेव जी का मेला भरता है। कहाँ पर, रूणीचा में। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पाबू जी की माता का नाम था, क्या नाम था, कमला दे, पेमल दे, मेणा दे या पीपल दे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। पाबू जी की माता का नाम था कमला दे। अगर हम बात करें रामदेव जी, रामदेव जी की माता जी का क्या नाम था, तो रामदेव जी की माता जी का नाम था मेणा दे। पीपल दे किसका नाम था, तो पीपल दे नाम था देव नारायण जी की पत्नी का। अगर हम बात करें देव नारायण जी की माता का नाम, तो देव नारायण जी की माता का नाम था छेटू खटाणी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो पाबू जी की माता का नाम था कमला दे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मुस्लिम आक्रांता महमूद गजनबी के समकालीन लोक देवता थे। कौन से लोक देवता थे जो महमूद गजनबी के समकालीन थे, ए पाबू जी, बी गोगा जी, सी कल्ला जी या मल्लीनाथ जी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। गोगा जी थे वो महमूद गजनवी के समकालीन थे। गोगा जी की थोड़ी हिस्ट्री जान ले तो इनके अर्जन और सर्जन नाम के दो भाई थे, ठीक है। भूमि बंटवारे के चलते हुए अर्जन और सर्जन ने गोगा जी की जितनी भी गाय थी उनको महमूद गजनवी को दे दी। इन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध भी लड़ा था। तो युद्ध के बारे में हम बात करें तो अर्जन और सर्जन ये गोगा जी के दोनों भाई थे। इन्होंने भूमि बंटवारे के चलते गोगा जी की सभी गायों को महमूद गजनवी को दे दिया। इसी के चलते महमूद गजनवी से अपने 47 पुत्रों व 60 भतीजों के साथ गोगा जी ने युद्ध किया। युद्ध कर अपनी सभी गायों को उन्होंने छुड़वा लिया और इसी शौर्य को देखकर महमूद गजनवी ने जो गोगा जी थे उनको जाहर पीर पुकारा। क्या पुकारा? जाहर पीर। जाहर पीर नाम किसने दिया? तो महमूद गजनवी ने दिया, ठीक है। और चचेरे भाइयों से युद्ध करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए। तो गोगा जी थे वो मुस्लिम आक्रांता महमूद गजनवी के समकालीन थे, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ग्वालों के पालनहार व कष्ट निवारक देवता के नाम से विख्यात लोक देवता हैं। कौन से लोक देवता हैं? देवनारायण जी, बिग्गा जी, हड़बू जी या देव बाबा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। जो देव बाबा थे इनको ग्वालों के पालनहार व कष्ट निवारक देवता के नाम से जाना जाता था। क्यों जाना जाता था? क्योंकि इनके पास चिकित्सीय ज्ञान था, जिनके द्वारा वो पशुओं में जितनी भी बीमारियां होती थी उनका इलाज करते थे। और ये जो लोक देवता हैं इनको गुर्जर जाति के लोग अत्यधिक मानते हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और इनका जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? देव बाबा जी का जो मंदिर है वो स्थित है भरतपुर में। भरतपुर में नगला जहाज नामक स्थान पर देव बाबा जी का मंदिर है, जो प्रसिद्ध लोक देवता हैं गुर्जर जाति के। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर स्थित है? तो कहां पर स्थित है? शाहपुरा, जयपुर, सलेमाबाद या केकड़ी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए।
रामस्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ है शाहपुरा में। इसके जो संस्थापक है वो रामचरण जी हैं। ठीक है, और इसकी अन्य पीठें कहाँ पर हैं? तो एक है रैन शाखा जो कहाँ पर स्थित है? मेड़ता। और दूसरी है सिंहथल शाखा जो कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में। इनकी एक और पीठ है जो जोधपुर के खेड़ापा में स्थित है। मुख्य पीठ शाहपुरा में है, दूसरी होगी मेड़ता, तीसरी होगी बीकानेर। ठीक है, और जोधपुर के खेड़ापा में भी इनकी पीठ स्थित है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संत जम्बोजी का जन्म कब हुआ था? 1467, 1451, 1430 या 1476? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 1451 में जम्बोजी का जन्म हुआ था। और कहां पर हुआ था? तो नागौर में, नागौर के पीपासर में। और कब हुआ था? तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन। और ये कब आती है? तो कृष्ण जन्माष्टमी। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। और इसी दिन जम्बोजी का जन्म हुआ था। और कहां पर हुआ था? तो पीपासर नागौर में हुआ था। और किस जाति में हुआ था? तो जम्बोजी का जो जन्म हुआ था वो पवार वंशीय राजपूत जाति में हुआ। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लालनाथ जी, चौकनाथ जी, सवाईनाथ जी और रुस्तम जी किस संप्रदाय के प्रमुख संत हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लालदासी, चरणदासी, जसनाथी या विष्णोई? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो जो लालनाथ जी, चौकनाथ जी, सवाईनाथ जी और रुस्तम जी, ये जसनाथी संप्रदाय के प्रमुख संत हैं। ठीक है, और जसनाथी संप्रदाय कहां पर है? तो बीकानेर में। बीकानेर के कतरियासर में जसनाथी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। इसकी स्थापना किसने की थी? जसनाथी संप्रदाय की जो स्थापना की थी वो की थी जसनाथ जी ने 1504 में की थी। और कहां पर की थी? तो बीकानेर के कतरियासर गांव में की थी। और लालदास जी, चौकनाथ जी, सवाईनाथ जी और रुस्तम जी ये संप्रदाय के प्रमुख संत हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों ये थे कला संस्कृति टेस्ट सीरीज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।